हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई स्टडीज लाइव। दिस इज अविनाश राय। सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे पिछले जो वीडियोस है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आप उसको पहले देखिए और उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको और भी उसके ऊपर बेसिक तरीके से जो आपको नहीं समझ में आएगा उसको एक्सप्लेन करके उस पे मैं और वीडियोस बना करके डाल दूंगा। ये टॉपिक का लास्ट आखिरी वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, जिसको हम लोग आज करने वाले हैं मुक्ति वेग, जिसको हम लोग हिंदी में मुक्ति वेग बोलते हैं या आप उसको पलायन वेग बोल सकते हो, जिसको आप एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। इसको हम लोग दर्शाते हैं वी ई ई एस सी से। वी के नीचे हम लोग एक सफिक्स लगा देते हैं ई एस सी। ठीक है, तो सब आगे अभी हम लोग देखते हैं कि मुक्ति वेग या पलायन वेग होता क्या है। सपोज अगर मैं किसी गेंद को, किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकता हूं तो एक समय तक जाने के बाद वो पिंड क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पिंड को, उस गेंद को ऊपर की ओर फेंका तो धीरे धीरे उसका जो वेग था वो क्या होते गया, कम होते गया। ये वेग कम क्यों होता है, क्या कारण है कि जब मैंने पिंड को ऊपर की ओर फेंका तो उसका वेग क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर की ओर से नीचे की ओर एक बल लगता है, जिस बल को आप गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी गेंद को या किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकता हूं तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आपको नाम बताया मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल। और वह बल के कारण, उस बल के कारण पिंड एक ऊंचाई तक जाएगा और विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां पे पिंड का जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कि एक विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो आपका पिंड है वो क्या होगा, रुक जाएगा और वापस पुनः जहां से आपने उस पिंड को फेंका हुआ है वो वापस उसी दिशा में क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका वेग क्या होता है, कम होते जाता है। किसके कारण कम होता है, तो हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और उसकी अधिकतम ऊंचाई, मतलब उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी वो किस पर निर्भर करेगी। देखो, आप जितना ज्यादा प्रारंभिक वेग लगा के पिंड को फेंकोगे वो उतना अधिक ऊंचाई तक जाएगा। अगर मैं पिंड के ऊपर थोड़ा हल्का सा वेग लगा करके उसको फेंकता हूं तो वो कम ऊंचाई तक जाएगा। अगर मैंने और वेग को क्या किया, बढ़ा दिया और अधिक वेग लगाया तो उससे अधिक ऊंचाई पर जाएगा। और मैंने बहुत ज्यादा वेग लगा करके, प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा पिंड उतनी ही अधिक ऊंचाई पर जाएगा। और एक विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और पिंड वहां पर रुक जाएगा और वापस से क्या होगा, नीचे आएगा। तो मुक्ति वेग क्या है कि अगर मैं किसी पिंड को इतना बल लगा करके फेंकूं, इतना प्रारंभिक बल लगा करके फेंकूं कि वह पिंड जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता है उसको पार करके उसके ऊपर चला जाए और वापस वो पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए, तो वो जो वेग होगा, उस विशिष्ट प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्ति वेग कहते हैं। आप बात समझ में आ रही है आपको कि मुक्ति वेग क्या होगा। कि देखो, सिंपल सा है कि अगर मैं किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकता हूं तो एक समय के बाद उसका वेग, वह पिंड का वेग, अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वहां पर जाने के बाद पिंड क्या होगा, वापस पृथ्वी की जिस दिशा से आपने वेग को, गेंद को फेंका है उसी दिशा में वापस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे अगर उसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता से मुक्त कराना है तो मुझे इतना प्रारंभिक वेग लगाना पड़ेगा कि वह पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता को क्या कर जाए, पार कर जाए। तो अगर मैं एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग लगाकर फेंकता हूं जिस वेग से वह पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता को पार करके चला जाता है और वापस पृथ्वी पर लौटकर उसी दिशा में वापस नहीं आता है, उस वेग को क्या कहा जाता है, मुक्ति वेग। और इसको दर्शाया जाता है VESC से। ठीक है,
हम लोग बड़े में कैपिटल में आप वी लिख सकते हो, उसके नीचे क्या लिखेंगे ESC। तो आपको पता है कि जो न्यूटन का तीसरा समीकरण था, मैंने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको पिछले वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज उन वीडियोस को, सारे वीडियोस को पहले आप उसको गो थ्रू करिए, ठीक है। मैंने आपको न्यूटन के तीसरे समीकरण के बारे में बताया है पीछे के वीडियोज में। जो तीसरा समीकरण वो इस तरह से होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब ये 2as या 2gs आप बोल सकते हो कि 2as भी होता है। एक कब जब आप त्वरण लेते हो, ऐसे सीधे सीधे आप क्षैतिज रेखा में गति करते हो तो वहां पे हम लोग a लेते हैं। अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई पिंड ऊपर नीचे की ओर गति कर रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, g। क्योंकि जो आपका a है, a बराबर होता है g के। जब a क्षैतिज दिशा में कोई पिंड गति करता है तो वह हो जाता है त्वरण, और ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई पिंड अगर गति करता है तो वह हो जाता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर हम उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर होता है 2gs। v क्या है आपका अंतिम वेग है, u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, g क्या होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं इसको, या गुरुत्वीय बल बोला जाता है। यस क्या होता है विस्थापन, विस्थापन मतलब कि अगर मैं किसी पिंड को फेंकता हूं तो वह कितनी अधिक दूरी तय करता है, कितनी दूर तक वो विस्थापित होता है। देखो यहाँ पे हम लोग दूरी तो नहीं बोल सकते कि पिंड कितनी दूरी तय कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा विस्थापन, क्योंकि वो आप पिंड को जब ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो कम से कम मतलब अधिक जितनी भी जो उसकी दूरी तय करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक जाएगा आपके, यहाँ पे किसी पिंड अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो जितनी उस पिंड की ऊंचाई होगी वही उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो त्वरण है, ये क्या होता है हमारे पास त्वरण होता है, तो ये वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g। अब देखो यहाँ पे g का मैंने मान माइनस में क्यों लिया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ऊपर से नीचे की ओर लगता है। तो जब मैं पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, पिंड को नीचे से ऊपर की ओर अगर मैं फेंक रहा हूं तो वो विपरीत दिशा में लग रहा है। जो बल लग रहा है वो कौन सी दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है। देखो अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, मैंने पिंड को क्या किया, ऊपर की ओर फेंका, ठीक है। तो ये हुआ जो कार्य होगा वो ऋणात्मक कार्य होगा ना। अब देखो, अब दोनों पिंड के विस्थापन और बल की दिशा क्या है, दोनों विपरीत है, तो वहां पे जो g का मान आएगा वो क्या आएगा आपका, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आप पिंड आपका नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। तो a बराबर तो g के होता है, लेकिन यहाँ पे g का मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिख दिया है, यू स्क्वायर प्लस 2, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस जी इंटू एस। अब a को किससे रिप्लेस किया, g से, लेकिन g यहाँ पे क्या होगा बेटा, माइनस होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों होगा, क्योंकि पिंड बल के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो v का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक विशिष्ट ऊंचाई पर जो वेग होता है किसी पिंड का वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आप बल लगा करके फेंकते हो पिंड को ऊपर की ओर, एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाने के बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगर कोई पिंड रुक गया तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0। तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे माइनस जी लिया हुआ है, 2 माइनस जी है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। लेकिन v का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि पिंड एक विशिष्ट ऊंचाई पर जाने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे v का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर किसके आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gs के, यू स्क्वायर बराबर माइनस 2gs। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो माइनस 2gs है, ये उस तरफ अगर मैं भेजता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर प्लस 2gs, ठीक है। मुझे किसका मान चाहिए कि पिंड कितनी दूरी तक जा रहा है, या कितना अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है, कितना पिंड क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि पिंड कितना ऊंचाई तक गया, कि जो s होता है ना
अब अगर आप विस्थापन बोलते हो तो S बराबर किसके होता है, H के। देखो विस्थापन क्या होता है आपको एग्जैक्टली पता होगा कि देखो अगर कोई एक पॉइंट है, हमारे पास 3 पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है आपका, एक पॉइंट यहाँ पे है आपका और एक पॉइंट यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है या कोई पिंड क्या करता है, जितना शॉर्ट जो लघुत्तम दूरी होती है, जो सबसे कम से कम दूरी होती है, जो पिंड कोई क्या करता है तय करता है। तो अगर ये रास्ता है यहाँ से यहाँ, यही रास्ता है कि पिंड यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये पिंड ने क्या किया, इतनी दूरी तय किया, लेकिन उसका विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन पिंड का अगर बोला जाए तो वो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंकता हूँ तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखो कि वो सबसे कम से कम दूरी ही तय कर रहा होगा। बात आपको समझ में आ रही होगी कि उसके लिए दूरी और विस्थापन में कोई मतलब, दूरी या विस्थापन अगर आप दोनों अगर ले लो तो दोनों अलग अलग नहीं होगी। वहां पे अगर ऊपर से नीचे की ओर कोई पिंड गति कर रहा है तो उसके लिए दूरी, विस्थापन और ऊंचाई तीनों भी क्या होगी, एक ही होगी। जो आपका विस्थापन होगा वही उसकी ऊंचाई होगी पिंड की, वही उस पिंड द्वारा तय की गई क्या होगी, दूरी होगी, ठीक है। क्योंकि पिंड कौन सी दिशा में गति कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। तो S बराबर क्या हो जाएगा, u² बटे के 2g। अब यहाँ पे S क्या होगा, पिंड की अधिकतम ऊंचाई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पिंड क्या करेगा, आपको बात समझ में आ गई रहेगी कि S ही किसके बराबर है, H के बराबर है। मतलब S बराबर किसके है, H के, और H क्या है, पिंड की द्वारा तय की गई ऊंचाई, या आप क्या बोल सकते हो, दूरी। तो आपको एक बात समझ में आ गई रहेगी कि अगर किसी पिंड का प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, गेंद उतनी ही ऊंचाई पर क्या होगी, जाएगी, या गेंद बोल लो या पिंड बोल लो। तो इसलिए आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि प्रारंभिक वेग जितना अधिक होगा, पिंड उतनी ही अधिक ऊंचाई पर क्या करेगा, जाएगा। तो हम लोगों ने, मैंने आपको पहले ही उसके बारे में, परिभाषा के बारे में बोला था, आप परिभाषा यहाँ पे देख सकते हो कि यदि हम पिंड का वेग बढ़ाते गए तो वह अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाएगा, और एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग ऐसा होगा कि उस वेग से फेंकी गई पिंड पृथ्वी पर वापस आएगा नहीं, और उस प्रारंभिक वेग को ही क्या कहा जाता है, मुक्ति वेग कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर कोई पिंड को हम लोग फेंकते हैं तो वो क्या होता है, एक विशिष्ट ऊंचाई के बाद रुक जाता है और वापस से क्या होता है, नीचे आता है। लेकिन इतना बल लगा करके, इतना प्रारंभिक बल लगा करके हम लोग पिंड को फेंके कि वो क्या हो, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, और वापस से लौट कर उस पृथ्वी पर वापस ना आए। वो जो प्रारंभिक वेग होगा, उस प्रारंभिक वेग को क्या कहा जाता है, मुक्ति वेग, और उसको दर्शाया जाता है VES से। यहाँ पे ऐसे V लिखा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ESC, एस्केप वेलोसिटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे मुक्ति वेग का सूत्र प्राप्त करना है तो मैं ऊर्जा के अविनाशता के नियम का उपयोग करके मुक्ति वेग के सूत्र को प्राप्त कर सकता हूँ, या मैं उसको ज्ञात कर सकता हूँ। देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ऊर्जा की अविनाशता का नियम क्या होता है और उसका यूज करके किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मुक्ति वेग का सूत्र का निगमन करेंगे, उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा के अविनाशता के नियम के बारे में तो पता ही होगा कि ऊर्जा अविनाशी होती है। अविनाशी का मतलब क्या होता है, ना ही ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या होता है, किया जाता है। यही क्या है, ऊर्जा की अविनाशता का नियम। देखो, और एक सिंपल सी अगर आप लाइन सुनोगे, जानते होगे कि ऊर्जा की अविनाशता का नियम का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट, वह मान जो कहीं पे भी बदलता नहीं है। तो ऊर्जा अचर है, इसका यह मतलब हुआ कि वो कभी भी बदलेगा नहीं। एक स्थान पर जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही दूसरे स्थान पर होगी, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, अविनाशी होती है। ऊर्जा क्या होती है, अचर होती है। ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में किया जाता है, बस उसका रूप बदलता है। अगर आप किसी पानी को ऊपर बांध बना करके रखते हो तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है।
अगर आप उसी पानी को उस बांध से गिराओ नीचे की ओर, टरबाइन्स की पत्तियां मान लो लगी हुई हैं, उस टरबाइन्स की पत्तियों पर अगर वो पानी गिर रहा है तो पत्तियां घूमेंगी और उससे विद्युत ऊर्जा का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने उस पिंड को एक विशिष्ट, उस पानी को एक विशिष्ट इस ऊंचाई पर स्टोर करके रखा, जमा करके रखा। तो जब एक विशिष्ट ऊंचाई पर रखा तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई। उसी पानी को जब वहां से नीचे की ओर लाया गया तो उसके पास गतिज ऊर्जा आ गई, और उसी गतिज ऊर्जा के कारण जब टरबाइन्स की पत्तियों को गिरा तो टरबाइन्स की पत्तियां घूम करके विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, और वो विद्युतीय ऊर्जा हमारे घरों में आती है। हम लाइट, फैन एंड ऑल सब यूज करते हैं, और उसी लाइट का देखो, अब विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा के रूप में हुआ, और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में फिर हवा मिलती है। तो हवा में भी क्या होता है, ऊर्जा होती है, फिर से वो ब्रह्मांड में क्या होता है, मिल जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा क्या होती है, अविनाशी होती है। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग ऊर्जा की अविनाशिता का नियम जानेंगे तो हम लोग, अगर मान लो कि कोई एक m द्रव्यमान वाला क्या है, पिंड है, तो उसके पास देखो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिलहाल के लिए हम लोग इसके दो प्रकार के बारे में जानना है, लेकिन ऊर्जा के बहुत सारे और रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा और भी सौर ऊर्जा, बहुत सारे रूप है। अगर आपने 9वीं में पढ़ा रहेगा तो आपने वहां पे देखा भी रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को दो चीजों के बारे में ही डिस्कस करना है। एक तो हमारे पास होती है गति ऊर्जा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दूसरी होती है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर अब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हमको क्या करना है, मुक्ति वेग का समीकरण प्राप्त करना है। तो m द्रव्यमान, मान लिया कि कोई m द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, तो उस m द्रव्यमान वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी, मतलब पलायन वेग, हाँ यहाँ पे क्या लेना है, पलायन वेग। जो यहाँ पे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे तो वहाँ पे जो गतिज ऊर्जा आएगा वो कौन सी वेलोसिटी, वहाँ पे जो v होगा, वेग होगा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, VESC से ही दर्शाएंगे। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, 1/2 mv² होता है। लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। अब यही होगी, लेकिन mv² ESC लिखेंगे, ठीक है। कोई उसमें अंतर, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिनोट करेंगे वो के को, गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² से ही डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ESC सफिक्स लगा होगा। दूसरा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए। इसके पहले का जो वीडियो, उसमें हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा प्राप्त किया है कि अगर कोई पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर है या फिर पृथ्वी पर है तो उसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हम लोगों ने निकाला था कि अगर पृथ्वी पिंड से h ऊंचाई पर है तो उसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो -Jmm/r+h होगी। लेकिन अब पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर है, यहाँ पे जो पृथ्वी है वो पृष्ठभाग पर, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पिंड है, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर है तो ऊंचाई लेने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो -Jmm/के क्या हो जाएगा, r। अगर h ऊंचाई पे होता तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाता बेटा, h हो जाता। लेकिन ये ऊंचाई पर नहीं है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -Jmm/r। तो अगर मुझे जानना है कि उस पिंड के अंदर पूरी समाविष्ट ऊर्जा कितनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुल ऊर्जा निकालना पड़ेगा। कुल ऊर्जा निकालने के लिए मुझे गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे E1 लिख दिया, कुल ऊर्जा को मैंने E1 मान लिया। तो मैं E1 मान करके अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर मैं जोड़ दूं, देखो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/2 mv² माइनस Gmm/के क्या हो जाएगा, r। ये क्या हो गई, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुल ऊर्जा। अब पृथ्वी के पृष्ठभाग से अनंत दूरी पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो गतिज ऊर्जा, देखो मैंने बोला था कि एक अनंत दूरी पर जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 0। जब v का मान 0 हो गया तो 1/2 mv², तो v का मान 0 हो गया तो वो क्या हो गया, तो v का मान 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, 0। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहाँ पे, -Jmm/के इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या, देखो हमारा सूत्र होता है -Jmm/के r+h। अब जो यहाँ पे h है, h का मान तो अनंत दूरी है ना, h का मान अनंत दूरी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो r क्या है आपका, जो पृथ्वी का त्रिज्या है, ये जो r है यहाँ पे r है, ये क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या।
जो 6.4 गुणे 10 घात 6 किलोमीटर होता है। लेकिन उसके अंदर और अनंत दूरी जोड़ दोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, दूरी अनंत इन्फिनिटी हो जाएगा। और किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या से अगर हम लोग इन्फिनिटी से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। यू हैव टू कीप इन माइंड, इस चीज को आपको दिमाग में बिठा कर रखना पड़ेगा। तो ये भी 0 हो गया, गतिज ऊर्जा भी 0 हो गया। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के ई प्लस पी दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद 0 प्लस 0 क्या आएगा, आपको 0 ही आएगा। लेकिन आपको पता, मैंने एक चीज आपको एकदम स्पेशली पहले ही बता दिया कि ऊर्जा क्या होती है, अविनाशी होती है। ऊर्जा अविनाशी होती है मतलब क्या, कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही ऊर्जा पृथ्वी से अनंत दूरी पर भी होगी, क्योंकि ऊर्जा अविनाशी है। ऊर्जा का मान बदलता नहीं है, केवल और केवल उसका क्या बदलता है, रूप बदलता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2। देखो यहाँ पे पृथ्वी के पृष्ठभाग पर हम लोगों ने जो लिया हुआ है कुल ऊर्जा वो E1 लिया हुआ है। पृथ्वी से अनंत दूरी पर जो हमने कुल ऊर्जा लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, E2। तो E1 बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। तो E1 का मान कितना है, 1/2 mv² माइनस GM बटे के R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। देखो दोनों बराबर E1 और बराबर E2 का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे माइनस है, अगर उस तरफ पक्षांतर कर देता हूँ तो 1/2 mv² बराबर GM बटे के क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पे आप देखो ये M और ये वाला M क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, v² ESC, और ये 1/2 था तो 2 इधर यहाँ पे भाग में था, इस तरफ भाग में है, तो इस तरफ आएगा तो किस में जाएगा, गुणे में। v² ESC बराबर 2GM बटे के क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाना है मुझे तो वर्गमूल लेना पड़ेगा। अगर मैं वर्गमूल ले लेता हूँ तो मुझे ये किस तरह से दिखाई देगा, VESC करड़ी में 2G क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा, 2GM बटे के R। ठीक है, लेकिन इस चीज को, ये जो करड़ी में 2GM बटे के R है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि VESC बराबर 2GR। अब ये चीज कहाँ से आई, ये चीज देखो 2GR लाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से इस चीज को सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, V बराबर करड़ी में 2GM बटे के R। तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया, R से गुणा किया, R से भाग दिया। ठीक है, जब मैं R से गुणा और भाग करता हूँ तो ये R और ये R क्या हो जाएगा, R²। तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर 2GM बटे के R² इंटू क्या हो जाएगा R। अब मैंने हमारे पहले वीडियो में जहाँ पे मैंने जी का मान, तीसरा वीडियो अगर आप देखोगे जहाँ पे जी का मान मैंने निकाला था, वहां पे जी का वैल्यू सूत्र निकाला था GM बटे के R²। तो जी का मान ये जो हमको GM बटे के R² दिखाई दे रहा है, ये GM बटे के R², इसका सूत्र क्या होता है, स्मॉल जी का क्या है वो सूत्र है। तो मैं इस पूरे मान को GM बटे के R² को किससे हटा सकता हूँ, जी से। तो V बराबर मुझे क्या दिखाई देगा, करड़ी में 2GR। अगर चीजें नहीं समझ में आई तो इस चीज को रिपीट करके देखिए। ठीक है, मैंने क्या किया, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GM बटे के R होता है, तो ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, गुणा और भाग कर दिया, नीचे वाला R² हो जाएगा। और GM बटे के R² किसका सूत्र होता है, स्मॉल जी का। तो इसकी जगह पे क्या रख दिया, स्मॉल जी। तो V का मान क्या मिल जाएगा, करड़ी में 2GR। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे सूत्र मिल गया स्केप वेलोसिटी का, पलायन वेग का, कि VESC का सूत्र क्या होता है, करड़ी में 2GR, और दूसरा सूत्र क्या होता है, करड़ी में 2GM बटे के R। अब आपको पता होगा कि G का मान कितना होना, 9.8 होता है, और R का मान अभी अभी मैंने बोला, R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है 6.4 गुणे 10 घाते 6 किलोमीटर। ओके, तो जब आप इस चीज को हल करोगे तो आपको मान मिलेगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जो पलायन वेग है, पृथ्वी का जो मुक्ति वेग है या पलायन वेग है या एस्केप वेलोसिटी है, वो कितनी होती है पृथ्वी के ऊपर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर मुझे कोई रॉकेट लॉन्च करना है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसकी प्रारंभिक वेग जो इसकी होना चाहिए, उसका मिनिमम जो होना चाहिए कम से कम, वो कितना होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तभी वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षमता को क्या कर पाएगा, पार कर पाएगा। अगर हम लोग कोई रॉकेट एंड ऑल लॉन्च करते हैं
तो इन चीजों को उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और वही चीज चंद्रमा पर मुक्ति वेग कितना होता है, तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। उसमें उसके भी वीडियोज मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करके एक वीडियो में ही, लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा उसको देखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसके 2-3 वीडियोज आएंगे। अगर सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर होने लायक रहेगी तो मैं उसमें एक वीडियो में कवर करूंगा। और नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर के जो फर्स्ट वीडियो मैंने यहाँ पे डाला हुआ, आप उन चीज़ों को उसको भी देखिए। और अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो वैसे भी मैं सेकेंड चैप्टर को रिपीट करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस मेरे अगले वीडियो जो आएंगे उसमें थर्ड चैप्टर आप देख सकते हो। और चैनल पे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इन चीज़ों को। और थोड़ा कोरोना से बचकर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय।